हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पेट के सेकंड पारी में जो पेपर हुआ था उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पहला पेपर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। जैसे हमने उसको दो पार्ट में डिवाइड करा था जीएस और सीसैट में, वैसे इसको भी हम लोग करेंगे। क्लियर है गाइस? हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जिन्होंने हमें लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, हमारे चैनल को शेयर किया है, उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और गाइस, हमें आगे भी आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, हमें मोटिवेशन चाहिए, इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और शेयर करिए। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और गाइज, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि आज से आपका करंट अफेयर्स का क्लास स्टार्ट हो रहा है। वो भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, और उसके बाद वो आपको टेलीग्राम पर उसका लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, जो कंटेंट मैंने सुबह आपको दिया था, हेडलाइन कल मैंने आपको दी थी, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, हेडलाइन काफी देने से खाली फायदा नहीं होगा, तो उसकी समरी भी मैंने साथ साथ में अटैच कर दी थी, और मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दिए थे। क्लियर है? तो अभी हम लोग उसी का वीडियो भी देंगे, और वही हम आपको अपलोड कर देंगे थोड़ी देर में, तो आप उसको देख लीजिएगा। गाइस, कोशिश रहेगी कि हमारी जो है करंट की क्लासेस ऑनलाइन चले। क्लियर है? चलिए गाइस, हम लोग पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए थे? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। सिराजुद्दौला किस युद्ध में पराजित हुए थे? सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में हुए थे। क्यों हुए थे? क्योंकि इनका एक सेनापति हुआ करता था। कौन हुआ करता था? वो मीर कासिम हुआ करता था। सॉरी, मीर जाफर। मीर कासिम नहीं गाइस, मीर जाफर। तो जो मीर जाफर था ना, ये किससे जाकर मिल गया था? ब्रिटिशर से। अब आपको पता होगा कि जो हमारे ब्रिटिशर्स थे, ये क्या करते थे? ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को लेकर आते थे। ठीक है, लालच देते थे। तो इन्होंने मीर जाफर को क्या दिया था? लालच दिया था कि वो क्या करेंगे, नवाब बना देंगे। कहाँ का? बंगाल का। किसको? बंगाल का नवाब वो किसको बना देंगे? मीर जाफर को, अगर वो उनको सपोर्ट करेगा। इसीलिए 23 जून 1757 में प्लासी एक जगह हुआ करती थी, प्लासी की जगह पर ही ये युद्ध हुआ था। बंगाल में प्लासी क्या है? एक जगह है। और वहां पे ही मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव कौन थे? अंग्रेजी सेनापति थे। इनके बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें मीर जाफर ने सेनापति को, सॉरी, सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया था। और उसके बाद वो किसके साथ चले गए थे? ब्रिटिशर्स के साथ चले गए। तो सिराजुद्दौला जो है युद्ध हार गए थे। क्लियर है ये बात आपको? सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? तो गाइज, इसमें जो आपका आंसर है वो डी है। समझ लीजिए 1848 टू 56। ठीक है, कंपनी के अधीन देशी रियासतों के जो संतानहीन शासक थे, ठीक है, उनको गोद लेने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था कि आप किसी भी तरह से किसी को गोद नहीं लेंगे। अगर आपके नवाब नहीं है, आपके राजा नहीं है, तो वहां पे शासन अब आप नहीं करेंगे, वहां पे अब शासन कौन करेगा? अंग्रेज करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा? 1848 से 1856 के बीच में, जब लॉर्ड डलहौजी यहाँ पे थे, तो उन्होंने देशी रियासतों के सत्ताहीन शासकों को गोद लेने के अधिकार से वंचित कर दिया, उसके राज्य को, और हड़प लिया। ठीक है, इसे हड़प्पा नीति कहा गया। डलहौजी ने अवध को भी हड़प लिया था। कब हड़पा था? 13 फेब को, 13 फेब 1856 में। ठीक है, अब देखिए 1856 में और 1848 से 1856 तक जो इन्होंने राज्य हड़प की नीति अपनाई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो ये लेकर आए थे, उसका खामियाजा इनको कहां पर भुगतना पड़ा? 1857 में। इसको मंजूमदार क्या कहते हैं? इसको मंजूमदार कहते हैं कि ये फर्स्ट रेवोल्यूशन था इंडिया का। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम के लिए ये पहला संघर्ष था हमारा। ठीक है, ये स्ट्रगल क्या था? पहला था। इसको इन्होंने क्या किया है? स्वतंत्रता के नाम से इन्होंने इसको डिनोट किया है। ठीक है, किसने किया? मंजूमदार ने किया। तो आपको पता है कि 1857 में क्या हुआ था? क्रांति हुई थी। ये जितने राज्यों की संपत्ति को अंग्रेजों ने हड़पा, वो इनसे छिड़े हुए थे। ठीक है, अवध के नवाब, अवध एक बहुत बड़ा एरिया हुआ करता था, वहां के जो शासक हुआ करते थे अवध के, वो हुआ करते थे वाजिद अली शाह। ठीक है, तो वाजिद अली शाह जो थे, उनको इन्होंने क्या बोला कि आप जो है शासन नहीं चला सकते, और कुशासन का आरोप लगाया, और उनको 13 फरवरी 1856 को अवध को इन्होंने हड़प लिया। ठीक है, डलहौजी के जो और अलग, और भी इन्होंने कई राज्यों को हड़पा, वो कौन कौन से थे? इस पर भी आईएएस पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपका आरओ में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, छोटे एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आ चुका है।
इन्होंने सतारा को भी हड़प लिया, सतारा को 1848 में, ठीक। जैतपुर को एवं संभलपुर को, जैतपुर और संभलपुर को इन्होंने हड़प लिया कब? 1849 में। बघाट को, बघाट को 1850 में। उदयपुर को, उदयपुर को इन्होंने हड़पा 1852 में। और झांसी को, झांसी पर भी इन्होंने आरोप लगाया क्योंकि वहां पे कोई था नहीं, झांसी को इन्होंने कहा 1854 में। और नागपुर, नागपुर में नाना साहब थे, आपको याद होगा। इनको क्या 1854 में। क्लियर है? ये वो राज्य हैं जो अंग्रेजों के द्वारा हड़प नीति का शिकार हुए थे। और क्वेश्चन हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आपसे यही वाला पूछ लिया जाए, तो कृपया करके आप लोग इसको अच्छे से रट लीजिएगा, क्योंकि ये आपको रटना ही पड़ेगा। रिक्वेस्ट इसलिए आपसे कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अगला आपको मिलने वाला है। आपका जब पेपर होगा तो उसको भी हम लोग इसी प्लेटफॉर्म से डिस्कस करेंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? धन्वंतरी की बात की गई है इन इंडियन हिस्ट्री, हु वाज धन्वंतरी। तो धन्वंतरी कौन हुआ करते थे? बताइए। सी, ठीक है। क्या हुआ करते थे? सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। कौन हुआ करते थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को संबोधित करने वाले चिकित्सक। अब इसका थोड़ा सा जान लेते हैं कि धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को संबोधित करते थे, ठीक है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा में ना रतन हुआ करते थे, जिनको वो नवरत्न कहते थे। नवरत्न मतलब ऐसे 9 लोग जो उनकी सभा को सुशोभित करते थे, ठीक है। मतलब बहुत ही ब्रिलियंट लोग हुआ करते थे, उनमें से ये एक थे। क्लियर? आयुर्वेद शास्त्र के प्रकंड पंडित थे। कौन थे ये? आयुर्वेद शास्त्र के पंडित थे, बहुत ही विद्वान थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय के रत्नों, 9 रत्नों की प्रसिद्ध सर्वकालिका रही है। और 9 रत्नों में सर्वोत्कृष्ट महाकवि कालिदास थे। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कालिदास किसके दरबार में थे? एक मिनट गाइस, ये क्या हो रहा है, छूट रहा है। कालिदास किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा में थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए? मतलब अब हमसे पूछा जा रहा है कि जो भारत में आए फॉरेनर्स, ठीक है, कौन कौन भारत में फॉरेनर्स आए और किन किन टाइम में आए? तो पहले हेनसोंग, फाहियान, टोमरो। तो सिंपल सी बात है कि कौन आया, चलिए इसका डिस्कशन कर लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो टोमरो किसके टाइम पर आए थे? जहांगीर के टाइम पे आए थे। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है प्रीसीएस में, आरओ में। मैंने बोला ना कि जो आपका पेपर हुआ था, सीरियसली अगर आपने आरओ भी अगर तैयार करा है, यूपी ट्रिपल एससी के पेपर आप लोग अभी तक देते आ रहे हैं, तो पेट कोई हवा नहीं है, ये कोई पैनिक नहीं है कि हाँ अब हम कैसे करेंगे। बिल्कुल जर्नल पेपर बनाया गया था, और इस बार भी जर्नल ही रहने वाला है क्योंकि सेकेंड टाइम ये एग्जाम होगा आपका, ठीक है। तो टोमरो कब आए थे? टोमरो जहांगीर के काल में आए थे। टोमरो जहांगीर के काल में आए थे, ठीक है। कहाँ से आए थे? ब्रिटेन से आए थे। कहाँ से आए थे? ब्रिटेन से आए थे। ब्रिटेन के राजा कौन थे? जेम्स प्रथम। उस समय कौन थे यहाँ के राजा? जेम्स प्रथम, ठीक। कब आए थे? अगर ये देखें तो 1615 में। जहांगीर जो है, जहांगीर के शासन काल में ब्रिटेन के जो ये थे टॉमस्रो, ये भारत आए थे। उस समय ये
किसके द्वारा भेजे गए थे? जेम्स प्रथम के द्वारा भेजे गए थे, ठीक है। और ये कहाँ पहुंचे थे ये भी इंपॉर्टेंट है, तो सूरत। ये एक पॉइंट पूरा इनके बारे में याद रखिएगा। जहांगीर के काल में आए, ब्रिटिश जो शासक थे उस समय रूलर थे जेम्स प्रथम, उनके ये दूत थे, एम्बेसडर थे, उनके रूप एम्बेसडर के रूप में ये भारत में आए थे, 1615 में आए थे और सबसे पहले कहाँ पहुंचे थे? सूरत में पहुंचे थे। अब दूसरी बात है फाहियान। फाहियान माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। एक मिनट देख, हाँ ठीक है। फाहियान किसके काल में है? तो माना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय के। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आए थे। कौन थे ये? चीनी यात्री थे। कौन थे? चीनी यात्री थे, ठीक है। बौद्ध यात्री फाहियान, चीनी बौद्ध यात्री थे, ठीक है। बौद्ध धर्म को प्रमोट कर रहे थे, ये सपोर्ट कर रहे थे, सीधे से समझिए। और कब आए थे? 402 से 401, सॉरी 402 से 412, इस टाइम पर ये भारत आया था। चीनी यात्री। अब हेनसांग की बात करें तो हेनसांग आपके कब आए थे? हर्षवर्धन के काल पे आए थे। हर्षवर्धन के काल में आए थे। देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मैच द फॉलोइंग बोल देते हैं। हेनसांग दे दिया आपको, टॉमस्रो दे दिया और बगल में दे दिया कि चीन से थे, ब्रिटेन से थे, किनके शासन काल में थे? हर्षवर्धन थे या चंद्रगुप्त द्वितीय थे? तो ये सब मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। उसकी उत्कृष्ट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों पर द्वारा पवित्र किए गए स्थानों को देखने की थी। तो हर्षवर्धन के टाइम पर हेनसांग आए थे और ये क्या चाहते थे? ये उन सारी जगहों को देखना चाहते थे जहां पर महात्मा बुद्ध थे। क्लियर है? तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो पहले कौन आया? आपका बी आंसर हो जाएगा। क्लियर? बी हो जाएगा। बी का मतलब हुआ कि पहले फाहियान आए, फाहियान के बाद कौन आया? आपका हेनसांग आया, और फिर जहांगीर सबसे बाद में था तो उसके टाइम पर टॉमरो आया। ठीक, यहां तक कि अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम लोग आगे बढ़े। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? बिल्कुल हल्का क्वेश्चन था ये, बिल्कुल भी हल्का सा क्वेश्चन था कि साइमन कमीशन भारत कब आया, ठीक है। तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को आया। कहां पर सबसे पहले पहुंचा? बंबई में पहुंचा, ठीक है। कहां पहुंचा? बंबई में पहुंचा। साइमन कमीशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सर साइमन थे, सर जॉन साइमन, सर जॉन साइमन थे, ठीक है। किस पार्टी से थे कभी नहीं पूछा जाता है, तब भी सुन लीजिए, लिबरल पार्टी से थे। और जबकि भारत की स्वतंत्रता 1947 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली इस कमीशन ने श्रम दल लेबर पार्टी के सदस्य के रूप में भी शामिल हुए थे, ठीक है। तो कुल मिलाकर साइमन कमीशन, आपको पता था गो बैक साइमन के नारे लगाए गए थे इस समय। गो बैक साइमन के नारे लगाए गए थे। गो बैक साइमन के नारे क्यों लगाए गए थे? क्योंकि जो कानून ये लेकर आए थे भारतीय, उसको काला कानून कह रहे थे, उसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। फिर वहां पे आपको पता है कि लाठीचार्ज हुआ था, और लाठीचार्ज में एक हमारे मतलब इम्पोर्टेंट या बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही महत्वपूर्ण नेता जिनकी मृत्यु भी हो गई थी, ठीक है। जिसकी वजह से भगत सिंह जो थे बहुत ज्यादा दुखी भी हुए थे। तो अब आप मुझे बताइएगा मैसेज करके कि वो कौन थे। क्लियर है? चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, बताइएगा लाठीचार्ज में किनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? सिंपल सा क्वेश्चन था। इन विच सेशन द इंडियन नेशनल कांग्रेस पास द हिस्टोरिक पूर्ण स्वराज, ठीक है। पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंट रेजोल्यूशन। तो कंप्लीट रेजोल्यूशन आपसे कब कहा गया? ये आपका वही गो बैक वाला जब नारे लगाए गए, ठीक है।
तो उसके बाद कहा कि अब हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें अब पूर्ण स्वराज चाहिए। ठीक है, अब हम इस तरह से नहीं चल सकता, तो क्या चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। पूर्ण स्वराज की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, क्योंकि उस समय इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, कांग्रेस की पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है पीसीएस में भी। तो दिसंबर 1929 में। ठीक है। अच्छा, ये भी पूछा जाता है कि ये अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो इसका भी सिंपल सा आंसर है कि लाहौर में। तो लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिसंबर 1949 में पूर्ण स्वराज, ठीक है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। और ये घटना आपकी 1928 साइमन कमीशन से कनेक्टेड थी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिन का मिलान करें, मैच द फॉलोइंग की बात कर रहे हैं ये है आपका एनी बेसेंट के बारे में आपसे क्वेश्चन वहां पर भी पूछा गया था। दैट्स मींस कि होम लिंक का क्वेश्चन वहां पे भी था और होम लिंक का क्वेश्चन यहाँ पर भी है गाइस। फर्स्ट पारी में भी था, सेकंड पारी में भी है। ठीक है, होम रूल लिंक एनी बेसेंट 4 का 4 सही है, इसे काट दीजिए। कितना बचा, 2 बचा। फाइट सिर्फ 2 के बीच में। इंडियन नेशनल आर्मी, गदर पार्टी, मित्र मेला। तो मित्र मेला इसमें जो थी आपकी वीडी सावरकर की थी। तो 3 का 3 भी दिया हुआ है। तो अब कंपटीशन, अब देखिए एग्जामिनर जान रहा है कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है और आप इसे आसानी से कर लेंगे, इसलिए वो उसको थोड़ा सा टफ बनाना चाह रहा है। ठीक है, तो अब क्या बचा, इंडियन नेशनल आर्मी। तो इंडियन नेशनल आर्मी किसने बनाई थी, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस ने ही बनाई थी। तो 2 का 2 सही है ना। और फिर लास्ट वाला आपका क्या बचा, एक ही बचा। इंडियन नेशनल पार्टी आपकी किसने बनाई थी, सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। तो ये आपका हो जाएगा 1 का 2। ये वाला आंसर आपका सी हो जाएगा, ये कट जाएगा। क्लियर है? और फिर गदर पार्टी किसने बनाई थी, लाला हरदयाल ने। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज थे। बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है ये। मैंने बोला ना कि टफ नहीं है, बस ये लग रहा है इसकी। अगर आप एक्स्ट्रा से कोई क्लास भी ना करें ना तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आरओ के भी क्वेश्चन अगर आपने लगा लिया या यूपी ट्रिपल एससी प्रीवियस पेपर भी लगा लिया, तो मुझे नहीं लग रहा है कि अभी तक का कोई भी सवाल हमें न फर्स्ट में मिला था और न अभी तक यहाँ पर मिला है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 की बात हम लोग करते हैं। अच्छा, मेगास्थनीज के बारे में कुछ बता देते हैं आपको। मेगास्थनीज भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक मेगास्थनीज थे। और मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था, काकोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग revolutionary groups was involved in काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। कौन इसमें शामिल था, बिल्कुल सिंपल सा है, हिंदू रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, हिंदू रिपब्लिक एसोसिएशन, HRA। तो ये कब हुआ था आपका काकोरी केस, काकोरी केस हुआ था 9 अगस्त 1925 में। क्लियर है? कहाँ हुआ था, सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन में जो सरकारी खजाना जा रहा था उसी को क्या करा था, इन लोगों ने लूट लिया था। देखिए ये किस लिए लूटते थे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये इसलिए लूटते थे क्योंकि अंग्रेज क्या कर रहे थे, पैसा तो दे नहीं रहे थे। और अगर आप किसी क्रांति से जुड़े रहना चाहते हो उसके लिए भी आपको पहली नीड क्या होती है, फाइनेंस, और फिर
अगर आपके पास फाइनेंस ही नहीं है तो आप क्या ही करेंगे, ठीक है। अगर आपने 4 लोगों को जोड़ भी लिया तो अकेले क्या कर सकते हैं। जब तक आपके पास वेल्थ नहीं होता या पैसा नहीं होता है, तब तक आप 500 का भी अगर पूरा ग्रुप बना लेंगे तो काम तो आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास पैसा होगा। तो ये कोई निगेटिव ग्रुप नहीं था, कि ऐसा नहीं था कि अब काकोरी षड्यंत्र केस माना जाता है। ये अंग्रेजों ने इसको नाम दिया था कि हाँ यहाँ पर जो है चंद्रशेखर आजाद और उनके गुरु मतलब बिट्ठू भाई जो थे वो उन सबने मिलकर क्या करा था, इसको जो है लूट लिया था ट्रेन को। तो क्या ही करते, कोई ऑप्शन थोड़ी था उनके पास। आपको समझिए, ऑप्शन होता तो क्या वो ये करते हैं। ना तो वो भारत को छोड़ रहे थे और ना भारत का पैसा छोड़ रहे थे, इसलिए इनको ये काम मजबूरी में करने पड़ते थे। नागार्जुन बांध सागर किस नदी पर है, पर स्थित है। द नागार्जुन डैम हैज बीन बिल्ट अक्रॉस द रिवर। तो ये किस पर है, ये आपका है कृष्णा रिवर पर, ठीक है। कृष्णा रिवर पर कब ये बनाया गया था, 1967 में बनाया गया था। यह कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश एवं एंड तेलंगाना। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सिचुएटेड है। क्लियर है, दोनों बात याद करिएगा। 1967 हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले, या कावेरी गंगा गोदावरी के ऊपर बने डैम्स को पूछ ले। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई, तो ये बताइए। 1953 था आई थिंक, 1953 था, ठीक है। अब इस पे चढ़ने वाला कौन था ये भी आपको बता दें। 1953 में माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई एडमंड हिलेरी किसने की थी, एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिंग नॉर्गे द्वारा की गई थी, ठीक है, 1953 में। निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था, पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का। अब देखिए खिलाफत आंदोलन हुआ कहाँ था ये भी आपको पता होगा, या हम बता देते हैं सेंट्रल एशिया में ये हुआ था, ठीक है। इसका विरोध जिन्ना कर रहे थे। जिन्ना क्यों इसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि जिन्ना को लगता था कि अगर ऐसा किया तो जो इनकी डिमांड चल रही है ना अदर मुस्लिम स्टेट्स की, वो फुलफिल नहीं हो पाएगी। और गांधी जी चाहते थे कि हमें वहां के जो खलीफा हैं, तो वहां पे जो बदलाव आ रहे हैं वहां पे हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए। क्यों सपोर्ट करना चाहिए, इसे इंडिया में भी हमें मुस्लिम सपोर्ट मिलेगा, जिससे पाकिस्तान की मांग जो है उसकी डिमांड कम हो जाएगी। और सेंट्रल एशिया के जो मुस्लिम्स है वो भी हमें बाद में सपोर्ट करेंगे। तो ये इनकी आईआर पॉलिसी थी, इंटरनेशनल पॉलिसी थी, या इसको अंतरराष्ट्रीय पॉलिसी के तहत देखा जाता है। गांधी जी बिल्कुल चाहते थे कि खिलाफत आंदोलन जो खलीफा के द्वारा उनकी जो सत्ता थी उसे बचाने के लिए चल रहा था, उसमें भारतीय मुस्लिम सपोर्ट करे, लेकिन जिन्ना चाहते थे ऐसा बिल्कुल भी ना हो। क्लियर है। अब चलिए हम लोग देखते हैं 13 क्वेश्चन, सॉरी 30 क्वेश्चन देखते हैं। 30 क्वेश्चन कहाँ देखेंगे अभी, ये वाला करते। भिलाई इस्पात संयंत्रों के लोहा अयस्क का स्रोत है, तो भिलाई कहाँ पे लगाया गया है आपका, भिलाई लगाया गया है रूस की मदद से। पहली बात, किसकी मदद से लगाया गया है, रशिया की मदद से लगाया गया है। दूसरी बात, कब लगाया गया, ठीक है। तो भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना सोवियत रूस की मदद से की गई थी। और कहाँ पर है ये, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में, ठीक है, में हुई थी। कहाँ हुई थी, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में हुई थी। और छत्तीसगढ़ आपको पता होगा, छत्तीसगढ़ क्या था, एमपी का पार्ट था। जैसे झारखंड किसका पार्ट था, आपका बिहार का पार्ट था। जैसे उत्तराखंड किसका पार्ट रहा, उत्तर प्रदेश का पार्ट रहा, ठीक है। उसी तरह से, और लास्ट स्टेट कौन था आपका 2014 में, तेलंगाना, जो आपका उड़ीसा से हाँ आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। उसी तरह से छत्तीसगढ़ की अगर हम लोग बात करें तो वहां पे क्या था, छत्तीसगढ़ के दुर्ग में हुई थी। भिलाई इस्पात संयंत्र में लोहा अयस्क की आपूर्ति कहाँ से होती है पूछा गया है, तो ये होती है आपकी दलई राजहारा से।
कहाँ से होती है गाइड? दलई राजहरा से। याद रखिएगा, सोवियत संघ से हुई थी, छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ था? एमपी से हुआ था, ये हम लोग पॉलिटी में पढ़ते हैं। और यहाँ पे लोहा या इसकी आपूर्ति कहाँ से होती है? वो होती है दल्ली राजहरा से, ठीक है। और भंडार इसके कहाँ पर है? आयरन ओर के भंडार हैं इसके। स्टील प्लांट की बात कर रहे हैं और यहाँ पे भंडार किसके हैं? आयरन ओर के हैं, यानी लोहा अयस्क के। ये सब चीजें हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिए गए दर्रों और स्थानों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है पूछा है, ठीक है। which one of the following places located is are not wrongly matched, मतलब कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जोजिला और बुर्जिला, बारालाचा और शिवकिला, थांगला नीति पास और लीपू लेक, नाथुल्ला और जेलेपला, ठीक है। तो इसमें पूछा है कौन सा मैच नहीं है। तो देखिए मुझे लग रहा है इसमें उत्तर प्रदेश वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपली आप इसको आइडेंटिफाई करते थे, दो वाला सारा काट देना था, अपने आप आंसर निकल जाता डी। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोग, आई थिंक आप लोगों को नहीं। एक मिनट, इसको जरा क्रॉस चेक करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर रहे हैं। इन्होंने बोला है कौन सा नहीं था, ठीक है। तो बात सही है कि दो वाला भी आपका मैच नहीं करता और तीन वाला भी आपका मैच नहीं करता। क्लियर है? काटा सही था मैंने, लेकिन हमें सही वाला ढूंढना था। तो हमसे पूछा क्या गया है? गलत सही नहीं है बताना है। तो जब सही नहीं बताना है तो बारालाचा और शिवकिला ये कहाँ पर है? ये यहाँ पर है ही नहीं। तो ये क्या हो गया? उत्तर प्रदेश जो है आपका। तो ये हमें सही वाला आइडेंटिफाई करना था। तो एक वाला तो सही और ये बी वाला, तो ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। भरतपुर में स्थित पंछी अभयारण्य, द नेम ऑफ द बर्ड सेंचुरी नेशनल पार्क एट ब्रह्मपुत्रा, सॉरी भरतपुर। घाटप्रभा अभयारण्य, केवला देवी घाना राष्ट्रीय उद्यान, दर्रा अभयारण्य, भैंसरोडगढ़ अभयारण्य। तो बताइए इसमें कौन सा है? इसमें आपका जो है ना, वो कह रहे भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य नेशनल पार्क का नाम है केवला देवी घाना नेशनल पार्क, ठीक है। तो केवला देवी घाना राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है आपका? राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। इसे भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से इसको जाना जाता था। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। ऐसे तो मैच द फॉलोइंग में भी दे देते हैं। द एजेंसी एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। क्वेश्चन तो बहुत इजी पूछे गए थे। सीएसओ होता है इसका। सीएसओ है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इकोनॉमिक्स जब पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स में इसको हम लोग काफी डिटेल में पढ़ रहे हैं कि ये पहले क्या था, बाद में क्या हुआ, इसको डेटा कहाँ से मिलता है, इसको सपोर्ट करने वाली एजेंसीज कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो सीएसओ की अगर बात कर लें, भारत के राष्ट्रीय आय की गणना करता है, जबकि वर्तमान में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, ठीक। तो नेशनल इनकम की वर्तमान में क्या किसके द्वारा की जाती है? सीएसओ के द्वारा की जाती है। तो जो इसका कार्यालय है, इसका जो ऑफिस है, एक्चुअली देखिए मैंने बोला ना कि धीरे से चीजें चेंज हो जाती है। इसको हम लोग जब इकोनॉमिक्स करेंगे डिटेल में तब वहां पे देखेंगे। फिर भी ये करंट में आता रहता है, बिल्कुल सिंपल था, क्योंकि कुछ ना कुछ ये जब नेशनल इनकम एस्टिमेट होती है तभी हमारा जीडीपी निकाला जाता है। तो हर साल ही चर्चा में रहता ही है। आपका बजट और इकोनॉमिक सर्वे में भी देखने को मिल जाता है। सिंपल क्वेश्चन था। सेवा सर्विस सेक्टर की बात कर रहे हैं।
सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम सर्विस सेक्टर क्या है? आपके टर्जरी सेक्टर है। टर्जरी सेक्टर में क्या क्या आ जाएगा आपका? होटल्स आ जाएंगे, ट्रांसपोर्ट आ जाएगा, ट्रेड आ जाएगा, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस सेक्टर, ये सब कुछ आ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम किसी फिजिकल गुड्स का एक्सचेंज नहीं कर रहे होते हैं, यहाँ पर हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सर्विसेज मीन्स जैसे आपको हम क्या दे रहे हैं, ऑनलाइन सर्विस दे रहे हैं, तो इसके बदले में क्या कोई फिजिकली चीज मैंने आपको थोड़ी दे दी। फिजिकली तो तब देंगे जब मैंने कोई बुक आपके हाथ में रख दी, लेकिन ये क्या है? सर्विस है। टेली मेडिसिन, टेली कॉलिंग, ये सब क्या है? टेली एडवाइस लेना, ये सब क्या है? आपका तृतीय क्षेत्र में आता है, जिसे टर्जरी सेक्टर भी बोला जाता है। और 3 सेक्टर होते हैं, आपको पता होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी। प्राइमरी में एग्रीकल्चर आ जाता है, जिसे प्राथमिक क्षेत्र बोला जाता है। द्वितीयक में आपका मैन्युफैक्चर सेक्टर या प्रोडक्शन सेक्टर आ जाता है, जिसे द्वितीयक सेक्टर या सेकेंडरी भी बोला जाता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर प्राइमरी दोनों एक के ही अंदर है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा वाला क्वेश्चन है ये। भारत में व्हाइट रेवोल्यूशन के लिए कौन जाना जाता है? तो यहाँ पे ये थे कुरियन। कौन थे? कुरियन थे। इनको क्या जाना जाता है? भारत में व्हाइट रेवोल्यूशन का फादर माना जाता है। ठीक है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे होता है? तो ये मिल्क से होता है। किससे होता है? मिल्क से होता है। ऐसे होता है ना कि गोल्डन का किससे है? गोल्ड रेवोल्यूशन, रेड रेवोल्यूशन, पिंक रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, उसी तरह से है व्हाइट रेवोल्यूशन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट will be most likely to be increased as a result of the rise in व्यक्तिगत कर, पर्सनल टैक्सेस, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति, एक्सपेक्टेड यील्ड ऑन न्यू कैपिटल, द प्राइस ऑफ शेयर्स, द रेट ऑफ इंटरेस्ट, शेयरों की कीमत पे या ब्याज दरों पे। तो ये किसमें हो जाएगा? सिंपल सी बात है कि निजी पूंजी पर अनुमानित प्राप्तियों पर। पूछा क्या गया है? किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? तो सिंपल सी है, हमारा जो कैपिटल है तो उस पे हमारा खर्च कितना आएगा, तो उस पे हम जो निवेश करेंगे तो वो निवेश हमारा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन ये भी है आपसे। अब हम लोग पॉलिटी की बात करते हैं। भारत के संविधान में निम्न में से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? 3 लिस्ट होती हैं, स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में स्टेट के सब्जेक्ट होते हैं, सेंटर में सेंटर के होते हैं, कॉन्करेंट में स्टेट और सेंटर दोनों के होते हैं। और उसमें अगर कोई विवाद होता है तो उसमें कॉन्करेंट लिस्ट में समवर्ती सूची में अगर किसी भी तरह का विवाद होता है तो उसको कौन डील करता है? फिर सेंट्रल। सपोज दैट कि दो के बीच में कुछ स्टेट और सेंटर क्या हो गया मिलके? कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, इनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट होगा तो ये नहीं, इनके डिसीजन यहाँ पर मान्य होंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि समवर्ती सूची में हुए विवाद पर कौन निर्णय ले सकता है? वो निर्णय लेगा आपका केंद्र। क्लियर है? अब चलिए बात करते हैं राज्य सूची में शामिल नहीं है। तो राज्य सूची में शामिल नहीं है आपका दंड प्रक्रिया संहिता, क्रिमिनल प्रोड्यूसर कोड, प्रिजन यानी जेल, पर्सन, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस, कानून व्यवस्था और पुलिस। तो आप पता है कि जो हमारी पुलिस, जेल और कानून व्यवस्था है ये किसका सब्जेक्ट होता है? ये तीनों के तीनों स्टेट लिस्ट में आते हैं, लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता जो क्रिमिनल प्रोड्यूसर कोड है वो इसमें नहीं आता है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। 31 की बात करते हैं। अगेन पॉलिटी का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया?
रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये तो गाइज है, क्योंकि हमारे वहां हम संविधान को ही फॉलो करते हैं, ठीक है। और जो संविधान में दिया गया है तो संविधान की सर्वोच्चता को हमें मानना ही पड़ता है, क्लियर है। और लिखित संविधान भी है हमारा, शक्तियों का वितरण भी है हमारे वहां, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर से सेंट्रल के सेंटर के पास है, केंद्र के सॉरी स्टेट के पास है, ठीक है। फिर हमने लोकल बॉडीज 73 एंड 74, यहाँ पर भी क्या लेकर आया, म्युनिसिपल पार्टीज और पंचायती राज व्यवस्था, डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया पावर का हमने, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। कम्युनिटी जुडिशरी, जुडिशरी है हमारे वहां, लेकिन कम्युनिटी जुडिशरी नहीं है, प्रतिबंध न्याय तंत्र ये नहीं है हमारे वहां। क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर तो है, अर्ध संघीय संरचना है हमारे वहां, जिसमें संघ क्या है, एक मेन पिलर की तरह हमें दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। तो भारत में जब इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स हुए थे तो उस समय प्रधानमंत्री पूछा है हमसे ना, पीएम के बारे में बात की है, तो पीएम कौन थे हमारे? पीवी नरसिम्हा राव थे। और एक नाम और ज्यादा फेमस है हमारा, मनमोहन सिंह का। तो ये जो मनमोहन सिंह थे ना, ये कौन थे? ये उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे। पीएम कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव 1991 क्राइसिस के समय। और जो हमारे मनमोहन सिंह थे वो कौन थे? हमारे वित्त मंत्री थे। दोनों बात नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उस समय बहुत अच्छा डील किया था मनमोहन सिंह ने। फिर से पॉलिटी का ही क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज। अभी मैंने विलेज पंचायत की बात की थी आपसे। डीपीएसपी में ग्राम पंचायतों के बारे में बताया गया है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, आर्टिकल आपका है 40, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल कौन सा है? 40 है, जो राज ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कार्य करता है, क्लियर। 73, 74 दोनों आर्टिकल, सॉरी दोनों जो चेंजेस हुए हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो भी हुए हैं, तो उनको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन वहां से हमेशा निकाले जाते हैं। नहीं तो हम लोग इस पे खुद ही डिस्कस हम आपको करवा देंगे पंचायती और म्युनिसिपल पार्टी पर। ये भी इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमी का क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विस्तार किसने रखा था? हु हैड प्रपोज्ड द आइडिया ऑफ 3 tier पंचायती राज व्यवस्था? बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है ये, ठीक है। किसने रखा था? बलवंत राय मेहता समिति ने या कमेटी ने? किसने रखा? बलवंत राय मेहता कमेटी ने। दो बात इनके बारे में समझ लीजिए कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो थी उसकी सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता ने की थी, ठीक है। इस समिति ने क्या किया था? क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का सुझाव दिया था, जिसमें क्या करना था? 3 tiers बनाने थे, एक ऐसे करके बनाना था, ठीक है, और इसको ऐसे करके डिवाइड कर देना था, जिसमें क्या होता है? ग्राम स्तर होता, ब्लॉक स्तर होता और जिला स्तर होता। यानी विलेज की बात कर रहे थे, ठीक है, विलेज सिस्टम की। फिर क्या आया आपका विलेज पर, और दूसरा आया आपका ब्लॉक पर, ब्लॉक टेयर, विलेज टेयर या स्तर, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट स्तर की, ठीक है। ये 3 इन्होंने बनाए। तो देखिए अब डिस्ट्रिक्ट अपने आप बढ़ोगे, यहाँ से ढेर सारा इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा कम होगा, और यहाँ पे आते आते बिल्कुल कम हो जाएगा। इसीलिए अब क्या हुआ,
पावर का सेपरेशन तो हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं क्या देखा जाने लगा कि इसका भी मिसयूज होने लगा। जो पंचायत में जो पंचायती करते थे, मतलब जो पंचायत बैठाते थे, 5 पंच होते हैं ना पंचायत में, तो 5 पंच होते थे। महापंचायत भी एक होती है, लेकिन जो इसमें पंचायत थी उसमें 5 पंच बैठते थे। फिर देखा गया कि धीरे धीरे करके वो 5 पंच जो थे वो गांव में बहुत ही ज्यादा कैसे हो गए, पावरफुल हो गए। जैसे एक टाइम पे आपके जमींदार हुआ करते थे। लेकिन ये किसका उदाहरण है? अगर आपसे कोई पूछ ले कि पंचायती राज सिस्टम इज एग्जांपल ऑफ, तो ये होगा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ठीक है, शक्ति के विकेंद्रीकरण का उदाहरण है। 35 क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? देखिए, निम्न में से क्या, व्हाट इंश्योर्स इकोनॉमिक जस्टिस टू इंडिया सिटीजन, तो इसमें से कौन करता है? नन ऑफ दिस फंडामेंटल ड्यू टू फंडामेंटल राइट। देखिए, ये दोनों तो नहीं करते, क्योंकि फंडामेंटल राइट क्या करता है आपका? फंडामेंटल राइट जो आपके बेसिक्स होते हैं ना, ह्यूमन मतलब कि जो राइट्स होते हैं उनके ऊपर बात करता है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी ये देखता है कि आप किसी भी तरह से हमारे नेशंस को कहीं से भी नुकसान ना पहुंचा सके। लेकिन डीपीएसपी क्या करता है? आपके इकोनॉमिक जस्टिस को भी इंश्योर कर रहा है। लेकिन आपको पता होगा ये कोर्ट के द्वारा आप इसको इम्पोज करवा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी को आप इम्पोज नहीं करवा सकते। जबरदस्ती इसको इम्प्लीमेंट नहीं करवाया जा सकता, और इसको करवाया जा सकता है, क्योंकि इसके लिए तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और इसके लिए आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी नहीं जा सकते। ये बात याद रखिएगा। क्लियर है? बाकी जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो पॉलिटी में देखेंगे। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो ये होती है ओम। क्या होती है? ओम होती है। और इसका सिंबल क्या होता है? सिंबल इसका कुछ ऐसा होता है। ठीक है, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो वो होता है फैक्ट्रिक एसिड आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कर्कट जनक रसायन से होता है। तो ये आपसे पूछा है कि एक रसायन है, क्या नाम है इसका? कर्कट जनक रसायन। इससे जो होता है वो आपका कैंसर होता है। क्या होता है? कैंसर होता है। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? डर्मिस, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस या स्पेशल डर्मी? तो जो फर्स्ट लेयर होती है स्किन की, जो हमें ऊपर से दिख रही होती है, वो क्या दिखाती है? एंडोडर्मिस कहलाएगी। ठीक है, एंडोडर्मिस कहलाएगी। एंडोडर्मिस मतलब त्वचा की ऊपरी सतह को अधचर्म या एपिडर्मिस कहा जाता है। त्वचा के भीतर की सतह को अंतरचर्म या एंडोडर्मिस कहा जाता है। हमसे पूछा क्या है? ऊपरी सतह। ऊपरी सतह आपकी जो होगी वो होगी एंडोडर्मिक। ठीक है, सॉरी गाइस, ये होगी आपकी एपिडर्मिस। ऊपर की सतह होगी, ये अंदर की सतह है। डर्मा मतलब स्किन होता है, एंडोडर्म्स मतलब होगी अंदर की, और इंडोडर्म्स होगी बाहर की। एपिडर्म्स हो गई बाहर की और एंडोडर्म्स हो गई अंदर की। गैस थोड़ा सा मुझसे आंसर आपका होगा एपिडर्मिस। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? करंट फ्लो इन द सर्किट। देयर इज नो वोल्टेज। इसमें जब कोई वोल्टेज नहीं होता है। अरे नहीं, वोल्टेज, वोल्टेज का क्या मतलब है? स्विच बंद या चालू होने पर। नहीं, वो तो होगा, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि स्विच बंद है और हम उसमें उंगली लगा देंगे तो हमें करंट नहीं मारेगा। ऑब्वियसली मारेगा, वो तो होता रहता है स्विच बंद होने पर। खाली स्विच बंद होने पर। ठीक है, तब वहां पर वो रुक जाता है।
लेकिन अगर स्विच खराब है या कुछ डिस्टर्ब है या चीजें नहीं समझ में आ रही है तो कभी कभी इलेक्ट्रिकल फेलियर जब होता है तो करंट उतर जाता है। लेकिन हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा कि इसकी दो अवस्थाएं होती हैं, एक दो, टू टाइप्स ऑफ स्टेज ऑफ स्विच, ओपन एंड क्लोज्ड। तो जो क्लोज्ड वाला मामला होता है तब आपका करंट स्विच इज क्लोज्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 करना है हमको। गजवदन का पर्यायवाची है। गजवदन का पर्यायवाची है तो गजवदन होता क्या है? तो गजवदन मतलब गणेश जी की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो हो जाएगा गणपति। तो इनके अन्य कौन कौन से हैं वो भी लिख लीजिए। विनायक, गणेश, विघ्ननाशक, भवानी नंदन, गौरी सूत, गौरी नंदन, गौरी नंदन के है गजानंद, मूषवाहक, वाहन। मूष माने होता है चूहा, वाहन माने होता है वो उसके ऊपर मतलब यात्रा करते थे अपनी पता है ना आप लोगों को, उसकी सवारी करते थे ये। तो ये हो गया। ठीक है, इसके पर्यायवाची याद कर लीजिएगा, हो सकता है अगली बार दूसरा देख के पूछ ले। कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द है। कुचैला, विकिरण, कंटक, कंटक का किरण। तो हमको ये बताना है तो वो है कंटक का किरण। कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए जो पर्यायवाची है आपका, कंटक का अर्थ होता है कांटा और विकर्ण का अर्थ होता है फैला हुआ। ठीक है, विकिरण का मतलब क्या होता है? फैला हुआ। कंटक का मतलब होता है कांटा, दोनों को मिलाकर बोलते हैं कांटों से भरा हुआ। क्लियर है बात? दूध का दूध और पानी का पानी होना का मुहावरे का अर्थ पूछा है, क्या होता है? दूध का दूध और पानी के पानी होना, दूध इंस्पेक्टर होना, मिला जुला कर होना, पक्षपात पूर्व निर्णय करना। ठीक है, आपको पढ़ के ही लग जाएगा कि इसका जो क्लियर आंसर होगा वो यही होगा, उचित निर्णय करना। ठीक है, दूध का दूध और पानी का पानी मुहावरे का अर्थ होता है उचित निर्णय करना। शुद्ध वर्तनी वाला हमको शब्द जो है वो चयन करना है। तो शुद्ध वर्तनी वाला चयन कौन सा है? बहिष्कार। तो बहिष्कार आपका कौन सा है? आंसर इससे बी में है। ठीक, लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। निम्न में से तृष्णा का विलोम क्या है? तृष्णा मतलब क्या होता है? तृष्णा का विलोम होता है कुठित। तृष्णा का विलोम वितुष्णा या तृप्त होता है। त्यागी का विलोम ग्रही है और तीव्र का विलोम मद है। क्लियर है? तो तिक्षा का क्या हो जाएगा विलोम आपका? कुंठित। कुंठित। ठीक है, अब आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। 56 उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता। 56 में आपसे पूछा गया है कि जो मेल नहीं खा रहा है। ठीक है, पादरी, सूरवीर, मुनि और धर्मसंगनी नन। तो देखिए, पादरी, मुनि और नन, क्या लग रहा है आपको एक जैसे शब्द हैं? पादरी कहाँ पर होते हैं? चर्च में होते हैं। मुनि कहाँ होती है? एवं नन धर्म संगनी जो जुड़ जाते हैं। मुनि क्या तपस्या वगैरह करते हैं? मोक नन। ठीक है, तो आंसर होगा आपका इसका सूरवीर। ये अलग शब्द है। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है गाइज ये। सिंपल सा है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। इसे हम लोग कल ही करेंगे, हम लोग आज जीएस का ही खाली करेंगे, कल करंट करेंगे। भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है? नेम ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया विच बिकम द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस फॉर ऑल इट्स रेजिडेंट्स।
ये देखिए बिल्कुल करंट अफेयर का क्वेश्चन है, कर्नाटक, तेलंगाना, राजस्थान और गुजरात। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा आंसर राजस्थान। ठीक है। आरबीआई ने 22 जुलाई 2021, बिल्कुल करंट का क्वेश्चन था, से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? विच पेमेंट सिस्टम हैज बीन बैन्ड बाय आरबीआई फ्रॉम issuing new cards from July? Rupee, none of these, Visa या मास्टर कार्ड? तो इसमें कौन सा था? ये भी करंट का इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है आपका। इसमें आपका था मास्टर कार्ड। ठीक है। मास्टर कार्ड है। योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया है? टू राइज अवेयरनेस अबाउट योगा, मोबाइल ऐप नमस्ते योगा लॉन्च्ड बाय हूम इज इंडिया। ठीक है, वूम इन इंडिया। तो इसमें मिनिस्ट्री कौन सी है? सिंपल सा है, आयुष मंत्रालय होगा, गृह मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय से कोई मतलब नहीं है इसका। ये भी आपका न्यूज़पेपर में बहुत ज्यादा चर्चा में था, इजी क्वेश्चन था। 21-22 के दूसरे क्वार्टर जुलाई सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है? ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इस पे आपको करंट पर ही कमांड होना चाहिए। व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट ऑफ सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स ऑफ सेकंड क्वार्टर जुलाई टू सितंबर 2021 टू 22? तो इसका क्या है आपका? इसमें था 7.6%। तो वर्ष 21-22 की दूसरी तिमाही में ब्याज दर 7.6 थी। ठीक है। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेता डैश के नाम पे रखा है। तो वो अभिनेत्री कौन थी? द इंडियन आर्मी हैज नेम्ड वन ऑफ इट्स फायरिंग रेंज इन कश्मीर आफ्टर बॉलीवुड एक्टर्स। तो किसका नाम रखा है उन्होंने? विद्या बालन का। और विद्या बालन आपको याद होगा मार्स मार्क्स मूवी जो आई थी ना, मंगल, तो उसमें इन्होंने अपना रोल भी प्ले किया था, तो इन्हीं के नाम पे रखा गया है। फिर है वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में ऊपर रहा? तो विश्व में हैंडले पासवर्ड एक सॉरी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स आता है। ठीक है, कौन सा इंडेक्स आता है गाइस, इसको समझना, क्योंकि ये इस तरह का क्वेश्चन है जो एवरग्रीन है, क्योंकि ये हर साल आता है। ठीक है, पासपोर्ट इंडेक्स आता है, इंडेक्स। तो 2021 का भी आया था, तो उसी में पूछा गया है। तो विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली जो आपका था वो था जापान और सिंगापुर। कौन कौन से थे? जापान और सिंगापुर का था। और यहाँ पे हमें रूस दिया है, यूएस दिया है, भारत दिया है, इनमें से कोई नहीं, तो जापान हो जाएगा। अगर इसमें जापान की जगह सिंगापुर होता तो वो भी सही आंसर होता। ठीक है। इस इंडेक्स में भारत को बुर्किना फासो तजाकिस्तान के साथ संयुक्त रूप से 19वां स्थान, 90वां स्थान मिला है। ठीक। और हेडले पासवर्ड देखिए, ये इस साल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा, इस साल जो नया आया होगा वही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो हेडले पासपोर्ट जैसे पूछा है, तो अब हम कुछ और पूछ लेंगे इसी के आसपास से। 2022 क्यूटो में जापान और सिंगापुर संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर, जबकि भारत मॉरिटानिया और तजाकिस्तान के साथ संयुक्त रूप से 50वें स्थान पर है। तो ये वाला डेटा आप अपने पास नोट करके रखिए। ठीक है। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2022। तो इसमें जापान और सिंगापुर संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर इस बार भी है, लेकिन पिछली बार अगर हम देखें तो 90वां स्थान, मतलब 19th पोजीशन थी किसकी? इंडिया की। किसके साथ थी? बुर्किना फासो तजाकिस्तान के साथ। लेकिन इस बार 85 है, और 85 है आपकी किसके साथ? मॉरिटानिया और तजाकिस्तान के साथ। ठीक है, मोरितानिया और तजाकिस्तान। क्लियर है? तो ये याद रखिएगा, लास्ट ईयर कितनी थी? 19 थी इंडिया की, और इस साल कितनी है? 85 है। हो सकता है कि लास्ट टाइम क्वेश्चन आपसे पूछा था कि कौन फर्स्ट पे था, और इस बार आपसे पूछ ले कि इंडिया की क्या पोजीशन है। करंट पढ़ने का बस एक यही तरीका होता है कि आप क्वेश्चंस को समझ सके कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। टोक्यो पैरालिम्पिक्स
पैरालंपिक्स 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया है? Who has been named the flag bearer of the Indian contingent in the Tokyo Paralympics? ठीक है, 2021। अजीत सिंह, देवेंद्र झंझारिया, मरियम्पन थंगवेलु, कशिश लांगड़ा। तो कौन होंगे, हो जाएंगे इसमें आपके? मरियम्पन थंगवेलु। ठीक है, मरियम्पन थेलु। तो देखिए, पैरा ओलंपिक पर तो क्वेश्चन 2021 में आया ही था, ठीक है, लेकिन जो पैरा ओलंपिक के साथ में टेकचंद भारतीय दल के ध्वजवाहक भी थे। ठीक, कौन थे? टेक चंद्र थे। कौन थे ये? पैरा ओलंपिक में इनके स्थान पर टेकचंद भारतीय दल के ध्वजवाहक थे। भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया था किसको? मरियम्पन थंगवेलु को। लेकिन टोक्यो पैरालंपिक में इनके स्थान पर टेकचंद भारतीय दल के ध्वजवाहक बने। यहाँ पे हमसे पूछा क्या है कि किसको नामित किया गया था। अगर हमसे पूछा जाता कि कौन बना तो हमारा आंसर टेकचंद हो जाता, यानी आंसर हमारा चेंज हो जाता। ठीक है, तो ये भी आप लोग लिख लीजिएगा। वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 टॉप्ड बाय विच कंट्री? तो वैश्विक शांति सूचकांक में सबसे शांत देश कौन सा है, या शीर्ष पे कौन सा देश रहा? तो बिल्कुल ठंडा ठंडा देश है, आइसलैंड। क्लियर है? तो वैश्विक शांति सूचकांक में पहला स्थान रहा आइसलैंड का, और भारत का कितना रहा? 135। ठीक, याद रखिएगा इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट्स चीफ मिनिस्टर्स दलित एम्पावरमेंट प्रोग्राम? तो ये किसने करा है? बिहार, आंध्र, तमिल और तेलंगाना में से। तो ये किया था तेलंगाना सरकार ने। ठीक, आगे क्वेश्चन करते हैं 17। निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? Which of the following countries is known as the land of thunder dragon? तो थंडर ड्रैगन के नाम से किसको जाना जाता है? भूटान को। ठीक, किसको जाना जाता है? भूटान को। रियाद किस देश की राजधानी है? रियाद आपकी जो राजधानी है वो है सऊदी अरब की। सऊदी के साथ बहुत सारे एग्रीमेंट्स भारत के चल रहे हैं, इसलिए सऊदी हमारे लिए एक इकोनॉमिकल और सामरिक रूप से महत्व रखता है, और सऊदी के सपोर्ट से ही भारत में क्या बनाई जा रही है? पेट्रोलियम रिफाइनरी बनाई जा रही है, और इसीलिए ये चर्चा में था और आपसे ये बात पूछी गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं। तमिलनाडु असेंबली इलेक्शंस 2021 was won by which political party? तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता है? पर्टिकुलर पूछ लिया है, उस टाइम पे चुनाव हो रखे थे आपके, तो वो है आपके DMK, द्रविड़ मूत्रे कंडगम। फिलहाल ऐसा क्वेश्चन दोबारा पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन फिर भी याद रखिएगा इसको। नाम क्या है इसका? द्रविड़ कांडगम। ठीक है, अब कितनी सीटों से कितने सीटें? तो तमिलनाडु की जो विधानसभा सीटें हैं टोटल कितनी? अच्छा, इस समय ट्रेंड देखा गया है पीसीएस तक के एग्जाम में डायरेक्ट सीट्स पूछ ले रहे हैं, तो सीट्स के बारे में थोड़ा पॉलिटिकल आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, विधानसभा सीटों में से 133 जीती थी। अब सिंपल सा क्वेश्चन ये है आपसे, पॉलिटी का ही क्वेश्चन है। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा? तो आपको पता है कि राज्यसभा में 6 साल का होता है,
जबकि लोकसभा में 5 साल का होता है, लेकिन इनका हर 2 साल पर चेंज होता रहता है। आपको पता होगा कि जो व्यक्ति आएगा हर 2 साल पर वो रिटायर होता रहता है। मतलब इसमें प्रॉपर ये नहीं होता है कि हाँ 5 साल बाद ही आप हटोगे या इसमें प्रोसेस जो है रोटेशन का चलता रहता है। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेटेड द वर्ल्ड, तो वो हो जाएगा आपका 24 अक्टूबर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इंटरनेशनल आपका जो ये है आपका द हैंग में। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो, ये है आपका विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तियां स्थित हैं। द वर्ल्ड फेमस खजुराहो स्कल्पचर आर लोकेटेड, तो खजुराहो कहाँ पर है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात। सिंपल सा है, एमपी में है खजुराहो टेम्पल्स। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तियां मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका संबंध चंदेल वंश से है। तो ये जो चंदेल डायनेस्टी है इसको याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? आंखें बंद करके टिक कर दीजिए, गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर गोवा, और वही जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य सिक्किम। पॉपुलेशन के नहीं, एरिया के अकॉर्डिंग पूछा था आपसे, तो ये हो जाएगा गोवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑलमोस्ट जीएस के क्वेश्चन हमारे हो ही चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक हरित गैस नहीं है? पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, तो इसमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? इसके लिए तो आपको एनवायरमेंट पढ़ना पड़ेगा। क्यों? इसमें से नाइट्रोजन आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस में नाइट्रोजन शामिल नहीं होती है। लिख लीजिए कौन कौन सी गैसें ग्रीन हाउस में शामिल है आपकी। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC है आपकी। वाटर वेपर, ठीक है, जल वाष्प वाटर वेपर होता है, जलवाष्प होती है। कार्बन हेक्सा फ्लोराइड, कार्बन हेक्सा फ्लोराइड होती है। और कौन सी होती है गाइस आपकी? मीथेन होती है। मीथेन के बाद आपकी होती है नाइट्रस ऑक्साइड, ना कि नाइट्रोजन। कौन सी हो जाएगी? नाइट्रस हो जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, कार्बोहेक्साफ्लोराइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड कौन सी गैसें होती हैं? इसमें शामिल होती हैं। तो इसमें नाइट्रोजन आपके शामिल नहीं होगी। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नहीं, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बचे हैं हमारे, उसको भी देख लेते हैं। अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? पढ़ना पड़ेगा क्या? अर्जुन पुरस्कार बिल्कुल है, खेल के लिए दिया जाता है। क्यों खेल के लिए दिया जाता है? सबको पता है, ये तो छोटा सा क्वेश्चन था। प्रसिद्ध नबकालेबारा उत्सव इनमें से किस राज्य में से संबंधित है? तो द फेमस नबकालेबारा फेस्टिवल बिलोंग्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो आपको बताना है इसमें। तो वो है आपका उड़ीसा से। और किस लिए होता है? यह जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा हुआ प्राचीन उत्सव है। ठीक है, चलिए आज की क्लास यही तक। कल हम लोग इसके सीसेट का पार्ट कॉम्प्रहेंसिव और रीजनिंग देखेंगे। और आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। ठीक, और साथ ही साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमसे जुड़े रहिए, करंट अफेयर्स की क्लासेस भी करते रहिए। और जो बच्चे हमसे कुछ क्वेरी वगैरह चाहते हैं तो दिए हुए नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, बाय।